अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। इन सर्च ऑफ विजडम पे आज से हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि उन एम्पायर्स को और उन सिविलाइजेशंस को डिस्कस करेगी जिन्होंने पाकिस्तान के इलाकों को रूल किया था और जिनका असर आज तक पाकिस्तानी कल्चर में हमें नज़र आता है। और इस चीज़ का आगाज़ करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। दुनिया की पुरानी तहजीबों को जब पढ़ा जाता है, जिनमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, जिनमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन हैं, इन सारी तहजीबों के बारे में बहुत सारा तहकीकी मवाद हमें मिल जाता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात आती है तो इस पर हमें बहुत सारा तहकीकी मवाद नहीं मिलता। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये तहजीब सफ़ाए हस्ती से कैसे मिट गई, ये लोग कहाँ चले गए, इनके साथ क्या हुआ था। इस चीज़ का जवाब आर्कियोलॉजी में कोई भी नहीं दे सकता और ना ही इस चीज़ का जवाब हमें हिस्ट्री के किसी रिकॉर्ड से मिलता है। मुल्क पाकिस्तान के इलाकों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में फैलने फूलने वाली इस अजीम तहजीब के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इसके गायब हो जाने के बारे में कोई हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 3300 कबल मसीह में इस इलाके में ये सिविलाइजेशन फैली फूली। और इस तहजीब की जो सबसे ख़ास बात बताई जाती है वो ये है कि ये तहजीब अपने आप ही इस्टेब्लिश हुई। इस तहजीब पर किसी बैरूनी कल्चर या तमद्दन का कोई असर नहीं था। मसलन उस वक्त मेसोपोटामियन और इजिप्शियंस भी अपनी पीक पर थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर उनका कोई असर नहीं था, ना ही कोई कल्चरल एक्सचेंज हुआ था उनके साथ। वादी सिंध की इस तहजीब के लोग किसान हुआ करते थे। मेसोपोटामियन और इजिप्शियन लोगों की तरह इन्होंने भी दरिया सिंध के आसपास के इलाकों में काश्तकारी को फरोग देना शुरू कर दिया। इन किसानों की सबसे बड़ी फसल गंदम हुआ करती थी और जौ हुआ करती थी। इसके अलावा खजूरें भी उगाया करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इसी सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो पहले लोग थे दुनिया में जिन्होंने कॉटन यानी कपास को भी उगाया। तकरीबन 1000 साल तक ये लोग ऐसे ही काश्तकारी के पेशे के साथ वाबस्ता रहे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आबादी बढ़ना शुरू हुई। इस तरह से इन्हें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर आबाद करना पड़े और इसके साथ साथ तकरीबन 100 छोटे बड़े टाउन्स यानी गांव आबाद करना पड़े। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों बड़े शहर आज के पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन दोनों शहरों के बारे में ये कहा जाता है कि या तो ये 2 कैपिटल थे यानी 2 दारुल हुकूमत थे इस सिविलाइजेशन के, या 2 बड़े शहर थे, या फिर 2 छोटी छोटी स्टेट्स भी हो सकती हैं। एक दूसरी थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि मोहनजोदाड़ो में बहुत ज़्यादा सैलाब आया करते थे और मुसलसल सैलाबों की वजह से मोहनजोदाड़ो की जो आबादी थी वो हड़प्पा में शिफ्ट हो गई थी और हड़प्पा को मोहनजोदाड़ो से बाद में आबाद किया गया था। वादी सिंध की इस तहजीब के लोग लिखना भी जानते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी राइटिंग्स को डिसाइफर नहीं किया जा सका। माहिर लिसानियात ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोली और लिखी जाने वाली जो ज़बान है ये इंडो यूरोपियन या सुमेरियन ज़बानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन कुछ लिंग्विस्टिक्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में बोली जाने वाली ज़बान, जिसे हम बरोही कहते हैं, शायद यही वो ज़बान थी जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोग बोला और लिखा करते थे। लेकिन ये ज़ुबान लिखी सिंबल्स में जाती थी, यानी अगर इनके टैबलेट्स को देखा जाए तो उसमें हाथी, बैल या फिर पौधों और दरख्तों तक की सिंबल्स बने हुए होते हैं। वादी सिंध की तहजीब में रहने वालों की ज़ुबान तो नहीं समझ आती, लेकिन वहाँ पर जो बाक़ियात हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाते हैं माहिरीन कि क्लास सिस्टम भी मौजूद था, क्योंकि घरों के साइज़ और उनकी लोकेशन ये सजेस्ट करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लास सिस्टम था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड नेटवर्क बड़ा ही मजबूत था और इसी ट्रेड की वजह से पूरे रीजन में रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास वेट और मेजरमेंट के लिए भी आलात मौजूद थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कितना कंट्रोल था ट्रेड पर। वादी सिंध की इस तहजीब में अर्बनाइजेशन पर भी बड़ी तवज्जो दी जाती थी। इनकी टाउन प्लानिंग को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर किला नुमा इमारतें मौजूद थीं। शायद ये इमारतें किसी मजहबी रहनुमा के लिए हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर रहने वाले हायर क्लास सिटीजन्स भी हो सकते हैं। और टाउन के या शहर के निचले हिस्से में जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है वो जाहिर करती है कि यहाँ पर लोअर क्लास सिटीजन्स रहा करते थे। इसके अलावा पूरे शहर में जो रोड सिस्टम था वो बड़ा ही मजबूत था और बड़े शहरों को और छोटे देहातों को रोड के ज़रिए कनेक्ट किया जाता था। और इन सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बाकायदा ईंटों के साथ बनाया गया था। इसके अलावा पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा कुएं भी मिले हैं और हर घर में बाथिंग एरिया यानी नहाने के लिए भी एक ख़ास एरिया हुआ करता था, जिसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही महारत के साथ बनाया जाता था।
اس کے علاوہ موہنجو داڑو کے شہر میں ایک بڑا حمام بھی ہے اور اس حمام کے نیچے بھی ڈرینیج سسٹم بنایا گیا تھا۔ اس حمام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ موہنجو داڑو میں کوئی بڑا ٹیمپل وغیرہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے یہ بڑا حمام شاید کوئی عبادت خانہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حمام سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں صفائی کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ موہنجو داڑو کے شہر میں ایک بہت بڑا گودام بھی تھا۔ اس گودام میں یہ لوگ چاول، گندم، جو اور دوسرے اناج کو محفوظ کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ اور اس تہذیب کے بارے میں جو سب سے بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تہذیب میں کسی بادشاہ، کسی رانی یا کسی سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ریسرچرز یہ لکھتے ہیں کہ یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں اپنی جو ہم عصر سویلائزیشنز تھیں جن میں ایجپشنز تھے یا میسوپوٹیمینز تھے ان کی نسبت میرٹ پر ایڈمنسٹریشن کو منتخب کیا جاتا تھا۔ کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پر کوئی پنچایت سسٹم ہوا کرتا تھا جیسے کہ آج کے دور میں بھی سندھ کے علاقے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا انٹرنل ٹریڈ سسٹم تو مضبوط تھا ہی، لیکن ان لوگوں کی ٹریڈ اپنے آس پاس کی سویلائزیشنز کے ساتھ بھی چلتی تھی، جیسا کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں اور کے شہر سے بہت ساری ایسی سیلز ملی ہیں جو کہ وادی سندھ کی تہذیب کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے فارس کے لوگوں کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے لوگوں کے ساتھ، میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں، اور اس کے علاوہ انڈیا کے علاقوں مہاراشٹرا اور راجستھان کے علاقوں کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ تھی۔ لیکن تقریباً 2000 سے 1750 قبل مسیح کے درمیان یہ سویلائزیشن بالکل ہی غائب ہو گئی۔ کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ شاید آرینز کے آنے کی وجہ سے یہ سویلائزیشن غائب ہوئی تھی۔ آرکیالوجسٹ جن کا نام مورٹائمر ویلر تھا، انہوں نے 1940 میں 35 انسانی سر دریافت کیے تھے موہنجو داڑو سے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ریڈرز یعنی حملہ آوروں کی طرف سے۔ لیکن بہت سارے دوسرے اسکالرز اس تھیوری کو نہیں مانتے کیونکہ انڈس ویلی سے کسی جنگ کے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ کچھ ہسٹورینز اور ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے آس پاس کے علاقوں میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں سے بہت سارے سیلابوں کے ثبوت ضرور ملے ہیں۔ دریائے سندھ آج کی نسبت اس وقت کے ہڑپا اور موہنجو داڑو کے زیادہ قریب تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سیلاب آنے کی وجہ سے لوگوں کو شہر چھوڑنا پڑے ہوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ سیلاب آنے کی وجہ سے جو زرعی زمین تھی ان لوگوں کی شاید وہ بنجر ہو گئی تھی، اور زمین کے بنجر ہونے کی وجہ سے اناج اگا نہیں پاتے تھے یہ لوگ، اور اس قحط اور بھوک کی وجہ سے لوگوں نے شہروں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اتنی ساری تھیریز ہونے کے باوجود ماہرین اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ آخر انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا، آخر کیوں اتنی عظیم تہذیب بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ملک پاکستان میں یہ پوری کی پوری تہذیب کس طرح سے غائب ہو گئی، nobody really knows۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔